Jai Hind and welcome back, dear teachers. We are happy to have you join us on day 2 of Convoke Made Simpler, a beginner's guide. It's a pleasure hosting you today as we continue this important journey of making research simple, doable, and truly meaningful for teachers like you. हमारे कल के सेशन में हमने ये हमने रिसर्च के बारे में जाना और हमने गहराई से एक्शन रिसर्च को समझा। सेशन का एंड हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ किया। आज हम वहीं से शुरू करेंगे जहां कल हमने समाप्त किया था। प्लीज रिमेंबर दैट द पर्पस इज नॉट परफेक्शन। इट इज अबाउट ऑथेंटिसिटी एंड रिफ्लेक्शन। आपके क्लासरूम के अनुभव को आपसे ज्यादा बेहतर रिसर्च के तरीके से कोई नहीं बता सकता है। Today's session will also guide you on what to avoid, how to stay original, and how to bring your voice out as a teacher researcher. It's my pleasure again to welcome our wonderful speaker, Dr. Bindya Narung, whose warmth, clarity, and deep experience continue to make this learning journey joyful for all of us. Over to you, ma'am. Thanks, Debashri. You'll be sharing the PPT? Yeah. Hello, everyone. Good evening. जय हिंद सभी टीचर्स को नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग उसी उत्साह से जैसे कल जुड़े थे आज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे एक थम्स अप दीजिए और बताइए कि कल का सेशन सबको समझ में आया था, नहीं आया था, क्या रिएक्शन था आपका। आप चाहे तो एक इमोजी भी लगा सकते हैं अपने चैट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। तो अब हम आज का सेशन शुरू करते हैं जो हमारा डे 2 है। और हमने कल थोड़ा सा एक बारी रिकैप कर लेते हैं, सिर्फ पहले कुछ चंद सेकंड्स ही कि हमने एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या सीखा, क्या कुछ ऐसे नए कॉन्सेप्ट थे, कुछ ऐसी नई टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज थी जो आपने सीखी, तो वो मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप कि आपने क्या क्या नया सीखा कल के सेशन से। कल हमने बहुत सारी चीजों पर बात की थी। कोई भी जो टर्म्स आपको अपील की, आपके माइंड में रह गई, कई बार होता है ना आफ्टर थॉट कि हाँ हमने ये सेशन अटेंड किया तो ये टर्म मेरे दिमाग में रह गई, या ये मैंने कुछ नया सीखा, या मुझे ये पहले नहीं पता था, या पहले पता था और एक अलग मीनिंग से पता था, अब उसका एक नया मीनिंग पता चला है मुझे। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज। रूपम जी, सोनिया जी, भावना, मुक्ता, प्रवीण जी, थैंक यू सो मच। देवश्री नेक्स्ट कर दीजिए। तो कल हमने बेसिकली बात की थी मोटे तौर पर कि रिसर्च क्या होती है, एक्शन रिसर्च क्या होती है, हम कैसे, उसके क्या स्टेप्स रहते हैं, कैसे हमें प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट करना होता है। हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के ऊपर काफी चर्चा की थी कि कौन सी प्रॉब्लम्स हमें चुननी चाहिए जो हमारे परव्यू में हो, जो हमारे सर्कल ऑफ कंट्रोल में हो, और हम किस तरह से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से नैरो डाउन कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम अपने शोध पत्रों में इंक्लूड कर सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम पे हम एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो इस पे हमने एक ब्रॉड सी कल चर्चा की थी। आज हम थोड़ा और नैरो डाउन कर रहे हैं अपना फोकस, और आज हम सीखेंगे कि अगर आपने एक अपना टॉपिक या एक प्रोजेक्ट चुन लिया है कि मैं ये एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो मैं उसको एक शोध पत्र के रूप में, एक रिसर्च पेपर के रूप में
कैसे ला सकता हूँ। तो एक रिसर्च पेपर की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं, तभी वो रिसर्च पेपर बनता है। हर डॉक्यूमेंटेशन के अपने रूल होते हैं ना, जैसे आप अटेंडेंस रजिस्टर में अटेंडेंस लिखते हैं, तो एक तरीका रहता है कि कौन कब डेट लिखनी है, कहाँ नाम लिखना है, कहाँ आप पी और ए मार्क करेंगे, रेड पेन से लिखना है या ब्लू पेन से लिखना है। तो इस तरह के हर डॉक्यूमेंटेशन के कुछ रूल्स रहते हैं। तो एक रिसर्च पेपर या शोध पत्र जब हम लिखने लगते हैं तो भी कुछ हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो देवश्री ने आपको जब कन्वोक के बारे में बताया होगा और उन्होंने ये भी बताया होगा कि ऐसे आप लोग शोध पत्र अपने लिख सकते हैं और कन्वोक में उनको प्रेजेंट कर सकते हैं, उनके सिंपोजियम में आप सबमिट कर सकते हैं अपनी एंट्रीज। तो एक रिसर्च पेपर को लिखने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स मैंने कल आपको एक फॉर्मेट में भी शेयर की थी, अगर आपको ध्यान हो, कि उसमें एक अच्छा टाइटल होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखा होना चाहिए, मेथोडोलॉजी पार्ट होता है, फिर कंक्लूजन लिखा होता है। तो इस तरह से एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करता है, एक सीक्वेंस फॉलो करता है एक रिसर्च पेपर। तो इस रिसर्च पेपर में जो एक मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या आता है, उसमें आता है आपका ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लिटरेचर का रिव्यू और हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें जो ओवरऑल हमें विवरण देना होता है हमारी प्रॉब्लम का, जो हम एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो पूरा विवरण कहीं ना कहीं हमारे इंट्रोडक्शन में फीचर करता है, फिगर आउट उसके अंदर ही हमें पूरा करना रहता है। तभी उसी के बेसिस पे हम आगे के सेक्शंस, मेथोडोलॉजी वगैरह करेंगे, जिसपे आपके अभी सेपरेट सेशंस देवश्री अरेंज करेंगी और वो आपके अलग से सेशंस होंगे। वो हो सकता है कोई और रिसोर्स पर्सन लें आपके। तो हम इन पर्टिकुलर सेशंस में जो फोकस कर रहे हैं वो हमने ये जाना कि एक्शन रिसर्च होता क्या है, करते कैसे हैं। क्योंकि अनलेस आपने कुछ किया होगा ऑन ग्राउंड, आपने कोई एक्शन रिसर्च की होगी, उसी के ऊपर तो आप उसको डॉक्यूमेंट कर पाएंगे ना, कि इसमें हम, क्योंकि सिर्फ सोच नहीं है, सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे, हमने एक्चुअली एक प्रोजेक्ट करके देखा, उसके रिजल्ट्स आए और उसको हम एक शोध के रूप में लिख रहे हैं अपने शोध पत्र में या रिसर्च पेपर में। तो रिसर्च पेपर में जो हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन रहता है वो बहुत ही इलेबोरेट और बहुत ही अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांगली बिल्टअप होना चाहिए, क्योंकि उससे ही काफी क्लैरिटी मिलती है कि हमने ये रिसर्च में किया क्या, हम कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, वो सब उससे काफी क्लियर हो जाता है। तो हम आज का सेशन फिर यहाँ से फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, तो आज हम देखेंगे कि उस इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर आपका बेसिकली आता है लिटरेचर रिव्यू, जो आप लोग अपने अपने टॉपिक्स के हिसाब से वहां पे उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या क्या काम हुआ है वो जानने की कोशिश करते हैं। और लिटरेचर रिव्यू में भी बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे कि आप दूसरों के रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, कोई जर्नल्स में आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स में आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को कोट कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर किताबें हैं उस टॉपिक पे बनी हुई तो उनको कोट कर सकते हैं, वहां से साइटेशंस ले सकते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आपका जो दिमाग है ना, वो इंक्वायरी का एरिया बढ़ जाता है, हमारा दिमाग खुल जाता है कि हाँ, जो प्रॉब्लम मैं कर रही हूँ या जो एड्रेस करना चाह रही हूँ उसमें कितना वास्ट एक्सपेंस पे काम हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। तो हमें गैप्स भी पता चलते हैं और किसी और ने क्या ट्राई किया है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये भी पता चलता है। तो कल हमने बात की थी कि हम लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स का चयन कैसे करेंगे, क्या हम स्कूल लेवल प्रॉब्लम्स लेंगे या हम क्लासरूम लेवल प्रॉब्लम्स लेंगे या इंडिविजुअल बच्चे से पर्टेनिंग प्रॉब्लम्स लेंगे। तो आप जिस भी तरह की समस्या का चयन कर रहे हैं उसको, हमें समस्या तो एक लाइन में हम बता सकते हैं, लेकिन जो आपके शोध पत्र पढ़ेंगे, जो ये रिसर्च पेपर्स के कंज्यूमर्स या यूजर्स या रीडर्स होंगे, उनको क्लैरिटी लाने के लिए आपको प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना होता है। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस तरह लिखी जाती है, कल हमने बिल्कुल ये जस्ट बिगिन ही किया था टॉपिक, आज हम इसको फर्दर परस्यू करेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर आइडियली क्या क्या चीजें जाती हैं, क्या क्या लिखना चाहिए। और एक कोहेरेंट, एक अच्छी इफेक्टिव प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने के लिए हम किस तरह से उसमें जोड़ सकते हैं, कितने सेंटेंसेस होने चाहिए, किस तरह से उसका पूरा ड्राफ्ट होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं तो बिना ऑब्जेक्टिव्स की तो रिसर्च होती नहीं है, तो हम किस तरह से रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। और ये दोनों चीजें इवेंचुअली, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स भी, हम अपने शोध पत्रों में, अपने रिसर्च पेपर्स में किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं या किस तरह से लिख सकते हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पे आज हमारा जो एक सेशन हो रहा है, ये वर्कशॉप, ये हैंड्स ऑन है। कल तक हमने थोड़ी थियोरेटिकल बातें की थी, आज थोड़ा हम हैंड्स ऑन इसको हम करके देखेंगे, एनालिसिस भी चीजों का करके देखेंगे कि हमें वाकई समझ में आया है या नहीं आया। देखिए, आप अपने स्कूल्स में भी बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं ना, जैसे इंग्लिश का आपने पहले उन्हें कॉन्सेप्ट समझा दिया, उसके बाद मान लीजिए आपने
हमने आर्टिकल्स पे बात की बच्चों से, उनको ए एंड द कैसे लगते हैं वैसे यूसेज बताई। उसके बाद आप उन्हें एक्सरसाइजेस देते हैं ना कि चलो आप फिलअप्स करके दिखाओ, या एक पैराग्राफ दे दिया कि उसमें बताओ कि कहाँ कहाँ आर्टिकल्स की यूसेज गलत हुई है। तो इस तरह की आप उनको एक्सरसाइजेस देते हैं जिससे कि उनका जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो स्ट्रेंथन हो पाए। तो हम भी इस सेशन में यही करने की कोशिश करेंगे कि जो आपने कल कंसेप्चुअल नॉलेज हासिल की वो स्ट्रेंथन कैसे हो पाए, और उसको हम अपने शोध पत्रों में, अपने रिसर्च पेपर्स में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो कल हमने बात की कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट आखिर होती क्या है। तो अपने इश्यू या जो भी हम रिसर्च करना चाहते हैं, जिस समस्या के बारे में, जिस चैलेंज के बारे में, उसको बहुत ही एक कंसाइज, क्लियर और कॉन्क्रीटली लिखना, उसको हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहते हैं। तो बहुत लोगों ने ये लिखा था कल कि एक प्रॉब्लम का अच्छे से विवरण देना, जो कि बिल्कुल सही बात है। हम एक प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि हम ही जानते हैं हमारी स्कूल की, हमारी क्लासरूम की क्या समस्या है। अगर हम एक ब्रॉड प्रॉब्लम लिख देंगे तो वो शायद हो सकता है कॉमन प्रॉब्लम हो सभी की, उसको बहुत स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करके। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मल्टीपल प्रॉब्लम्स घुसा दी कि मेरे बच्चे डिसएंगेज रहते हैं क्योंकि ये होता है वो होता है, उसके बहुत सारे रीजंस भी आइडेंटिफाई कर लिए। ऐसा नहीं, क्योंकि हम अपने शोध पत्र या एक्शन रिसर्च के थ्रू हम एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम एक टाइम पे ही एड्रेस करेंगे, तभी अच्छा निकल के आएगा रिजल्ट। ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक ही बारी हैंडल कीजिए। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना रहे हैं वो बिल्कुल ही स्पेसिफिक हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और क्विकली वो एक्सप्लेन कर दे कि आपकी समस्या या चैलेंज या प्रॉब्लम है क्या, और क्यों ये आप रिसर्च कर रहे हैं, आपकी मंशा क्या है इस रिसर्च को करने की। और मैंने कल आपको ये भी थोड़ा सा हिंट दिया था कि जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कॉइन करते हैं तो उसके अंदर हम 5 Ws एंड 1 H, आई थिंक यहाँ पे किसी ने वो कॉन्सेप्ट यहाँ भी लिखा था चैट्स में कि उन्होंने ये चीज नहीं सीखी। तो वाकई ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर हम अपने आप से कोई भी समस्या हो और ये सारे क्वेश्चंस पूछ लें तो उसमें ही आंसर हमारा प्रॉब्लम का निकल सकता है। तो व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु एंड हाउ, ये प्रॉब्लम के जो ये क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं जो हमें हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एड्रेस करने होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पे मैंने आपको कल जहाँ हमने खत्म किया था सेशन, वहां पे हमने 2 एक्सरसाइजेस शेयर की थी आपके साथ। तो पहली एक्सरसाइज में मैंने आपसे ये प्रॉम्प्ट दिया था आपको, जो इनकम्प्लीट ऑफ कोर्स प्रॉम्प्ट था, कि ग्रेड 6 के स्टूडेंट्स अगर ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स को समझने में उन्हें दिक्कत हो रही है, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स यानी स्पेशल रिलेशनशिप्स, जैसे कि किसी भी कंट्रीज की लोकेशन क्या है, कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन क्या है, या लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट है, या सीज एंड ओशियंस कहाँ पे होते हैं। तो ज्योग्राफी को आप एब्स्ट्रैक्टली सोचने में कई बार बच्चों को मुश्किल होती है। तो अगर बच्चे सिर्फ टेक्स्ट बुक्स को यूज कर रही है टीचर और उन्हें मुश्किल हो रही है, और ये प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि बच्चों को वो कुछ ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स सिर्फ टेक्स्ट बुक यूज करके समझ नहीं आ रहे, बट नेक्स्ट प्लीज। ये जितनी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसने लिखी है, अब हम उसको अगर हम इवेल्युएट करना चाहें कि क्या ये सही है या गलत है, मैं गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी ऐसा नहीं है कि आप एक ही बारी में बहुत अच्छी लिख देंगे, है ना। ऐसे ही होता है जैसे हम ऐसे लिखने बैठते हैं, अगर कोई अपने मन से कुछ आर्टिकल लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं, तो हम उसके वर्जन्स या ड्राफ्ट्स बनाते हैं। पहली बार में जरूरी नहीं है कि वो चीज बिल्कुल परफेक्ट निकल के आए। तो ऐसे ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी जब हम लिखने लगते हैं तो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे हम उसको रिफाइन करते जाते हैं, धीरे धीरे हम उसमें एडिशंस, डिलीशन, सब्स्टिट्यूशंस करते जाते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको जो मुझे बतानी है वो ये है कि आप इसको इवेल्युएट कीजिए कि क्या इसमें व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु और हाउ, ये 6 चीजें क्या इसमें इस स्टेटमेंट में एड्रेस हो रही हैं। सबसे पहले आते हैं व्हाट पे। क्या इसमें व्हाट यानी कि प्रॉब्लम क्या है वो दिख रही है? यस या नो लिख सकते हैं आप। क्या इसमें व्हाट प्रॉब्लम दिख रही है हमें इस स्टेटमेंट में, कि ग्रेड 6 स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड स्पेशल रिलेशनशिप्स एंड ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स? यस। तो व्हाट यानी कवर्ड है इसमें, और व्हाई कवर्ड है इसके अंदर कहीं ना कहीं कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। यस या नो लिख सकते हैं आप। व्हाई कवर्ड है क्या इस वाली स्टेटमेंट में? कुछ लोग नो लिख रहे हैं, कुछ यस लिख रहे हैं, बट अगर आप ध्यान से इस स्टेटमेंट को पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि द कॉन्सेप्ट्स वर टॉट यूजिंग टेक्स्ट बुक अलोन।
है ना। तो सिर्फ टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल हो रहा था, इसीलिए बच्चे शायद, टीचर का ये असम्पशन है कि इसीलिए बच्चे शायद ये स्पेशल रिलेशनशिप्स और ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ पा रहे। तो वाई भी ब्रीफली दिया हुआ है, पूरा कॉन्टेक्स्ट डिटेल में नहीं डिस्कस किया हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वाई, कोमलप्रीत जी आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं ये वाई जो है, क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट बुक यूज हो रही है तो एड्रेस हो रहा है, लेकिन इसमें ना व्हेन एड्रेस हो रहा है कहीं कि ये कब हुई प्रॉब्लम, कौन से साल में, कौन से एकेडमिक ईयर में, कौन से स्कूल में, क्या सभी बच्चों के साथ हुई या थोड़े से बच्चों के साथ हुई, कितने परसेंटेज बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो हु में अगर देखा जाए तो ग्रेड 6 स्टूडेंट्स तो लिखा है, लेकिन ये नहीं कवर्ड कि ग्रेड 6 के कितने परसेंट स्टूडेंट्स या कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ग्रेड 6 है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। एंड इस प्रॉब्लम को एड्रेस कैसे करेंगे, हाउ, तो इसका आंसर भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो अगर मैं इन पैरामीटर्स पे इसको अगर जज करना चाहूं कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसी है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें व्हाट, व्हाई और हु का आंसर मिल रहा है, हमें व्हेन, वेयर एंड हाउ का आंसर इसमें नहीं मिल रहा। एक और क्राइटेरिया है ऐसे ही इस प्रॉब्लम को असेस करने का, उसमें है कि हम इसको प्रॉब्लम एरिया इसमें मेंशन्ड है या नहीं, कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है या नहीं, की स्टेक होल्डर्स यानी किसके साथ रिसर्च होनी है उनके बारे में दिया है या नहीं दिया, रूट कॉज दिया है प्रॉब्लम का या नहीं दिया, प्रॉब्लम कैसे एड्रेस करेंगे, क्या पोटेंशियल सोल्यूशन होगा और क्यों ये प्रॉब्लम एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है। तो इन सब क्राइटेरिया के बेसिस पे भी हम इस प्रॉब्लम को जज कर सकते हैं। तो अगर हम देखें इसको ध्यान से, इस एक्सरसाइज में इस प्रॉब्लम को फिर से, इस स्टेटमेंट को पढ़ें। मैंने बहुत सिंपल ये एक लाइन की स्टेटमेंट ली है ताकि हम इजीली इससे आइडेंटिफाई कर पाए और इजीली इन चीजों को हम देख पाए। तो इस स्टेटमेंट के अंदर प्रॉब्लम एरिया लिखा हुआ है क्लियरली कि बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं स्पेशल रिलेशनशिप्स और ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट से। कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बहुत उन्होंने बिल्ड किया है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक्स ही बच्चे पढ़ रहे हैं, और की स्टेक होल्डर्स यानी ग्रेड 6 स्टूडेंट्स भी बताया गया है। पर अगर हम ध्यान से देखें तो नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं कि एग्जैक्टली रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, या क्यों इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना, क्या होगा अगर बच्चों को ये कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे, और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ये चीजें कहीं ना कहीं इसमें छूट रही हैं। नेक्स्ट प्लीज। यही प्रॉब्लम किसी और टीचर ने, ये एक्चुअली मैंने जो ये प्रॉब्लम्स उठाई हैं ये वर्कशॉप्स में से ही उठाई हैं, तो वो वाली प्रॉब्लम भी किसी टीचर की लिखी हुई थी, और ये वाली प्रॉब्लम भी मैं इसको रीस्टेटेड प्रॉब्लम बोल रही हूँ क्योंकि ये भी वही प्रॉब्लम है और ये किसी और टीचर ने लिख के दी है, उनकी लैंग्वेज है ये। नेक्स्ट। तो आप सबसे पहले इस जो ये वाली प्रॉब्लम है रीस्टेटेड प्रॉब्लम, आप लोग एक बार इसको अपने स्क्रीन पर पढ़िए अच्छे से। क्या ये प्रॉब्लम आपको पहली वाली प्रॉब्लम से थोड़ी बेहतर और थोड़ा डिटेल लग रही है? मैं ये नहीं कह रही कि ये परफेक्ट है या वो परफेक्ट है, हम कुछ अभी जज नहीं कर रहे हैं, बट सिर्फ ये आपको क्या थोड़ी उससे ज्यादा डिटेल्ड और बेहतर लग रही है? यस या नो बता सकते हैं आप। ठीक है, अब मुझे बताइए कि क्या इसमें ये सारे क्वेश्चंस जो ऊपर व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु एंड हाउ, क्या ये एड्रेस हो रहे हैं या अभी भी कुछ छूट रहा है? जो साइड पे क्राइटेरिया दिए हुए हैं क्या वो सारे मीट कर रही है ये प्रॉब्लम? अंजुम जी आपने कहा नॉट ऑल, क्या आप बता सकती हैं कि कौन से वाले चीजें इसमें मिस हो रही हैं अभी भी? अंजुम जी आप बता सकते हैं कि क्या मिस हो रहा है इसके अंदर, या ये कंप्लीट लग रही है? इसमें व्हेन और वेयर जो आपने लिखा वो तो इसके अंदर है, हाउ इज मिसिंग। एक्सीलेंट रूपम जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें कहीं ना कहीं हाउ छूट रहा है, कि ये प्रॉब्लम एड्रेस कैसे की जाएगी ये कहीं इसमें मेंशन नहीं दिख रहा मुझे करा हुआ, तो इसके अंदर भी उनसे हाउ छूट गया है। तो हम जब अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखें तो ये देखना जरूरी है कि ये सारे क्वेश्चंस और ये सारे क्राइटेरिया हमारी प्रॉब्लम के अंदर एड्रेस्ड हो, ये हमें बिल्कुल इंश्योर करना है कि हमारा प्रॉब्लम एरिया किस कॉन्टेक्स्ट में है, किन बच्चों के साथ हम रिसर्च करेंगे, किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है,
क्यों इसको एड्रेस करना जरूरी है और क्या इसका सॉल्यूशन होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज और है ताकि हमारा थोड़ा सा इसमें पकड़ आ जाए और हम सहज हो जाएं प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लिखने में। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज और है, ये मैंने आपको सेकेंड प्रॉम्प्ट दिया था कि ग्रेड 5 स्टूडेंट्स जो हैं दे आर स्ट्रगलिंग विद राइटिंग कोहेरेंट शॉर्ट एसेज इन हिंदी। जो छोटे ग्रेड 5 के बच्चे हैं वो एसेज नहीं लिख पा रहे, जो एक मीनिंगफुल फ्लो होता है उसके अंदर हिंदी के वो एसेज नहीं लिख पा रहे। ये समस्या एक हिंदी टीचर ने अपनी क्लास 5 में आइडेंटिफाई की। तो अगर इसको भी मैं उन्हीं क्राइटेरिया से जांचूं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, तो इसमें आपको क्या क्या मिसिंग लग रहा है, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बच्चे क्लास 5 के हिंदी एसेज लिखने में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट सिर्फ इतना बता रही है। क्या इसमें वो सारे क्वेश्चंस आंसर हो रहे हैं जो हमारे हम क्राइटेरिया अभी हमने बात की? कौन कौन से क्राइटेरियाज मिसिंग हैं? एक्सीलेंट राजलक्ष्मी जी, आपने सही कहा। वाई मिसिंग है इसके अंदर, हाउ भी मिसिंग है कि ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कैसे करेंगे, वो चीज मिसिंग है। भावना जी, आपने भी सही कहा, व्हेन एंड वेयर भी मिसिंग है। टीचर को कैसे पता चला कि बच्चे ये कर रहे हैं? क्या उसने कोई एग्जाम लिया था या उनको किसी असेसमेंट में पता चला या किसी ऐसे ऐसे राइटिंग के ऊपर उन्होंने असाइनमेंट्स दिए थे तब पता चला? और कितने % बच्चे कर रहे हैं, ये वाला डेटा भी जो इनिशियली हमें अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, वो मिसिंग है। अगर हम सिर्फ ऐसे ही एक स्टेटमेंट लिख देते हैं तो वो एक जनरलिस्ट ओपिनियन है ना, जो मैं आपको बोल रही थी ना, गट इंस्टिंक्ट, पर ये गट इंस्टिंक्ट रिसर्च नहीं होती है ना। तो इसीलिए हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि हम सिंपली क्या जेनरिक प्रॉब्लम है बच्चों की, हमें बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है, क्योंकि अगर हम स्पेसिफिक होंगे तो ही हम अच्छे से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट पे आते हैं। अ, ये कर लिया, हाँ। अब तो नीचे वाले में भी काफी क्राइटेरिया इसमें मिसिंग है, राइट। तो ये वाला क्लियर है सबको? आई नीड अ थम्स अप अगर ये प्रॉब्लम्स वाला जो हमारा है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, अगर ये सबको क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। एक बार आप इसको जो क्राइटेरिया है उसको अच्छे से रीड कर लीजिए। 5 W's एंड H, ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है प्रॉब्लम्स को लिखने का। जब हम लिखें तो इन पांचों को अपने दिमाग में रख कर लिखें। और दूसरा हमारा, जब हम लिख लें तो उसको लिखने के बाद इन चीजों के जरिए हम आइडेंटिफाई करें कि हमने सही से लिखा है या नहीं, कि हमारा प्रॉब्लम एरिया क्या है, हमारा कॉन्टेक्स्ट ठीक से निकल के आ रहा है नहीं आ रहा, किन बच्चों से हम रिसर्च कर रहे हैं, क्या कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है जिनके साथ हमें कोई एक्शन लेने की जरूरत है, या हम पूरी क्लास के साथ कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं, क्या रूट कॉज है उस प्रॉब्लम का, क्यों उसको एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है, और हमने हमारी स्ट्रैटेजी या एक्शन क्या सोचा है। तो देखा जाए तो हमने जो भी अपना प्रोजेक्ट बनाना है उसका यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसका एक निचोड़ है, ठीक है, वहां पे एक पूरा निचोड़ मिल जाता है आपको। नेक्स्ट प्लीज। अब ये इसी का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, जैसे मैंने कहा कि मैंने टीचर्स से ही ये उठाए हैं, जो अलग अलग टीचर्स ने रिस्पॉन्सेज दिए थे, तो ये हिंदी वाला ही उन्होंने ये इस तरह से इसको लिख के दिया था। अब आप ये वाला पढ़िए, और क्या ये बेहतर है पिछले वाले से? यस और नो बताइए। ये वाली आप प्लीज पढ़िए एक्सरसाइज, ये वाली प्रॉब्लम। In grade 5 essay writing assignments, it was found that students face several difficulties in punctuation, spelling, and content organization in narrative essays. आप इसको अच्छे से पढ़िए और देखिए क्या इसमें हमारे वो क्राइटेरिया सारे फुलफिल हो रहे हैं। सोमनाथ जी, आपने सही कहा, इसमें मोस्ट ऑफ द W's आर एड्रेस्ड। क्या इसमें हाउ एड्रेस हो रहा है? जस्ट सी। एक्सीलेंट भावना जी, आपने कहा वेयर इज स्टिल मिसिंग, तो अगर इसमें स्कूल का भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देते तो अच्छा रहता। एंड ऑफ कोर्स
कि कितने बच्चों को ये दिक्कत हो रही है, कितने बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये और कंप्लीट लगता। रूपम जी आपने सही कहा, हाउ इज शोइंग, क्या इसमें हाउ कैसे दिखा रहे हैं, कैसे वो एसेज इंप्रूव करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी बताई गई है बच्चों के ऐसे राइटिंग को बेहतर बनाने की। सूर्या जी आपने बिल्कुल सही कहा, स्कैफोल्डिंग और एक प्री राइटिंग प्लानिंग की, एक ऐसे जब लिखा जाता है तो एक टीचर्स कुछ टिप देती है ना बच्चों को, कि पहले स्टार्टिंग कैसे करना है, फिर बॉडी ऑफ दी एसे में क्या आ जाएगा और कैसे उसको कंक्लूड करना है। तो इस तरह की एक ग्राफिकली बच्चे को समझाना, और अपने जैसे पहले आप पॉइंटर्स बनाइए कि आप इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखेंगे, फिर बच्चे को समझाना कि बॉडी में क्या क्या आएगा। जैसे अगर मान लीजिए वो दिवाली के त्योहार पे ऐसे लिखना है, तो दिवाली क्या होता है, दीपमालाओं का त्योहार है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, और फाइनली उस एस्से को एक कंक्लूजन देना। तो ये बच्चों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर हम ऑर्गेनाइज तरीके से सिखाएंगे तो हो सकता है उनका एस्से राइटिंग बेहतर हो जाए। तो इसके अंदर भी उन्होंने उन स्ट्रैटेजीज का जिक्र किया हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। तो हमने देखा मोस्ट ऑफ द क्राइटेरिया इसके अंदर फुलफिल्ड थे। तो बेसिकली एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट करता क्या है, हमारे रिसर्च पेपर में वो कर क्या रहा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्यों हमें इतना डिटेल में देना है, वो इसलिए ताकि हमारे जो रीडर्स हैं, जो भी हमारी रिसर्च को पढ़ रहे हैं, हमारे कॉलीग्स हैं, पीयर्स हैं, दूसरे स्कूलों के टीचर्स हैं, ताकि उनको ये भी पता चल जाए कि हमने एग्जैक्टली किया क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। सो ना सिर्फ हमारी प्रॉब्लम पता चले, ये उनको क्लियरली दिखे कि हमने क्या ऐसा नॉलेज या प्रैक्टिस में गैप था जो हमारी रिसर्च ने एड्रेस किया। सो बेसिकली बहुत लोग बोलते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो एक नॉर्थ स्टार होता है या एक कंपस होता है एक रिसर्च पेपर का। नॉर्थ स्टार आपने देखा होगा, जो नाविक होते हैं जब समंदर में जाते हैं, दे मेक यूज ऑफ अ मैग्नेटिक कंपस। उनको कई बार समंदर में डायरेक्शन नहीं पता चलती है ना, चारों तरफ बस पानी पानी दिखता है, उनको डायरेक्शन देखने के लिए अपनी कंपस देखनी पड़ती है, किस डायरेक्शन में नॉर्थ पॉइंट कर रही है वो मैग्नेटिक कंपास, उससे उन्हें डायरेक्शन का अंदाजा हो जाता है। इसी तरह से हमारा जो रिसर्च पेपर है, पूरा उस रिसर्च पेपर को पढ़े बिना, पूरे फाइंडिंग्स, डिस्कशंस, मेथोडोलॉजी, सेक्शंस, कंक्लूजन, इन सबको पढ़े बिना ही उस पेपर में आखिर है क्या, व्हाट इट एंटेल्स, ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक डिस्क्राइब कर देती है, एक दिशा निर्धारित कर देती है, जो कि रीडर का इंटरेस्ट भी फिर बिल्टअप होता है इसके अंदर। नेक्स्ट प्लीज। तो एक आइडियल सिचुएशन क्या होती है, रियलिटी हम अपनी क्लास में क्या देख रहे हैं, और अगर हमने ये गैप आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, आइडियली उन्हें पता होना चाहिए, आइडियली इस क्लास तक उन्हें ये सब आना चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है, मान लीजिए आपने देखा कि क्लास 5 के बच्चे हैं और उनको बिल्कुल भी टेबल्स नहीं आते हैं, मल्टीप्लीकेशन सिखा दी गई थी क्लास 3-4 में, लेकिन उनको बच्चों को अभी भी टेबल्स नहीं आते हैं अच्छे से। तो आपने आइडियल सिनारियो में क्लास 5 के बच्चों को टेबल्स आने चाहिए, पहाड़े आने चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारे बच्चों को वो नहीं आते हैं। तो ये एक गैप देखा आपने कि गैप क्यों है, क्यों उनको टेबल्स नहीं आते। क्या उन्होंने, एक तो ये हो सकता है कि जी उन्होंने रट्टे पे टीचर ने जोर ही नहीं दिया कि इनको रटवाने चाहिए थे, ये भी हो सकता है कि किसी को ये गैप लगे, लेकिन आइडियली क्या लगना चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन, कहीं ना कहीं बच्चों को, कि मल्टीप्लीकेशन इज अ रिपीटेड फॉर्म ऑफ एडिशन, ये कॉन्सेप्ट भी बच्चों को क्लियर नहीं है, प्रॉब्ली इसलिए उन्हें टेबल्स नहीं आते, वो नहीं लिख पाते, क्योंकि अगर आपको रटे हुए नहीं भी हैं तब भी आप रिपीटेड एडिशन करके मल्टीप्लिकेशन का जो सवाल है, जो टेबल है, वो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में ये हो रहा है कि बच्चे वो सवाल नहीं हल कर पा रहे हैं। तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, अगर बच्चे छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन के सवाल या टेबल्स नहीं पता, तो आगे जब उनकी क्लासेस बड़ी होंगी या वो और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स कैसे सीखेंगे, अगर उन्हें सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आएगी, उन्हें गुणा करना नहीं आएगा, तो वो आगे उन्हें मुश्किल होगी, जब थोड़े हाई लेवल पे और कॉन्सेप्ट्स आएंगे और बिगर नंबर्स से उन्हें डील करना होगा। तो अब आप इस गैप को जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मेरी कक्षा में ये गैप आ रहा है, आइडियली ऐसा होना चाहिए, रियलिटी ये है, लेकिन मेरी कक्षा में बच्चों में ये गैप आ रहा है, तो अब मैं इस गैप को दूर करने के लिए क्या इंटरवेंशन कर सकती हूँ। अगर मुझे बच्चों को पहाड़े सिखाने हैं, टेबल सिखाने हैं, तो मैं क्या इंटरवेंशन करूं, ऐसा क्या करूं कि बच्चों को वो समझ में आए। और देखिए ये पूरा सिनारियो एक ना, पहले मैंने जैसे बोला था कि एक प्लानिंग या ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में वो खिंचा होना चाहिए।
ये समस्या है। और ये समस्या मुझे पता कैसे चली, क्योंकि मैंने कोई बच्चों से करवा के देखे होंगे, कोई उनकी कॉपीज में असाइनमेंट्स देखे होंगे, बच्चों के सैंपल्स देखे होंगे, वर्क सैंपल्स जिन्हें बोलते हैं, या हमने बच्चों का टेस्ट लिया होगा, उसमें वो नहीं परफॉर्म कर पाए। तो हमारे पास एक सिचुएशन जो है वो भी किसी आधार पे आती है। हम ये एज्यूम नहीं कर रहे हैं कि बच्चों को टेबल्स नहीं आते हैं, ये हमने एज्जम्पशन नहीं है हमारी। हमने ये देखा कि बच्चों को टेबल्स नहीं आते वाया सम असाइनमेंट्स और सम टेस्ट, या जिसको हम प्री टेस्ट भी कहते हैं। तो हमने प्री टेस्ट से एक सिचुएशन को जाना, क्या प्रॉब्लम थी, क्या गैप था वो देखा, रियलिटी कैसी होनी चाहिए आइडियली, उससे हमने कंपेयर किया, और ये देखा कि अब इस गैप को दूर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सी टेक्निक, कौन सा एक्शन लेना पड़ेगा। और फिर जब वो हम एक्शन ले लेते हैं तो भी हम फिर से बच्चों को जैसे टेस्ट देंगे या उनकी असेसमेंट करेंगे, और फिर हम रिजल्ट देखेंगे कि क्या बच्चों ने इम्प्रूव किया या नहीं किया। देखिए स्कूल्स में भी तो हम वो लेते हैं ना, एग्जाम्स लेते हैं बच्चों के, तो बेसिकली हम यही टेस्ट करना चाहते हैं कि जो बच्चों ने अगर परफॉर्मेंस में अगर इम्प्रूवमेंट बच्चों की हुई है या नहीं हुई। और हम सिर्फ साल में एक ही बार एग्जाम नहीं लेते, हम बीच बीच में भी उनके टेस्ट लेते रहते हैं। बीच बीच में टर्मिनल एग्जाम्स, जो टर्म एंड एग्जाम्स हैं वो भी होते रहते हैं। वो इसीलिए ना, ताकि बच्चों की प्रोग्रेस हम देख पाए, माप पाए, उसका आकलन कर पाए। तो इसी तरह से आप जब एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर भी लास्ट स्टेप आपको याद होगा, मैंने प्रोसेस में लास्ट स्टेप लिखा था रिफ्लेक्ट। चाहे आपकी इंटरवेंशन सक्सेसफुल हो या ना हो, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव, लेकिन आपको रिफ्लेक्ट करना है उस पे। मे बी आपकी की हुई इंटरवेंशन से बच्चे अभी भी टेबल्स या पहाड़े नहीं सीख पा रहे, उनको मल्टीप्लिकेशन नहीं क्लियर, तो मे बी कोई और स्ट्रैटेजी होगी जो आप अप्लाई करना चाहें। तो ऐसे में लिटरेचर रिव्यू बहुत काम आता है, कि जरूरी नहीं है कि आपके बच्चों को ही पहाड़े याद करने में या लिखने में दिक्कत है, और भी लोगों को हो सकती है ऐसी दिक्कत। तो किसी और मैथ्स टीचर ने क्या किसी तरह के टीचिंग एड्स का इस्तेमाल किया, किसी और स्पेसिफिक पेडागोजिकल टेक्निक का इस्तेमाल किया कि जिससे उनके बच्चों को इजीली मल्टीप्लिकेशन आ गई, तो आप डेफिनेटली वो टेक्निक भी अपनी रिसर्च में, अपने एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट में ट्राई कर सकते हैं, और उसका इम्प्लाइड रिजल्ट क्या निकला, इंटेंडेड आउटकम क्या हुआ उसका इवेंचुअली, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो अब ये एक और एक्सरसाइज है, यहाँ पे हमने तीन आपको वो दिए हैं कि एक आइडियल सिचुएशन, रियलिटी और उसका कॉन्सिक्वेंस। नीचे इसके बाद मैंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुरू की है लिखनी, जो मैंने कंप्लीट नहीं की है। तो एक बार आप पहले आइडियल सिचुएशन पढ़िए कि वो क्या है। ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स को इफेक्टिवली ग्रुप वर्क करना आना चाहिए। अगर उनको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है ग्रुप में करने के लिए, तो हम ये एक्सपेक्टेशन होती है कि ग्रेड 9 तक बच्चों का काफी, जो सोशली जिन्हें कहते हैं, वो बच्चे सोशली एक दूसरे के साथ ग्रुप्स बनाने के लिए सक्षम हो जाते हैं, और ग्रुप में काम करने के लिए भी सक्षम हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं ग्रेड 9 के बच्चे। मिडिल स्कूल भी अब खत्म हो जाता है, तो कैसे वो कोलैबोरेट उनको करना आना चाहिए एक दूसरे के लिए, क्योंकि इवेंचुअली इट्स अ लाइफ स्किल। आगे जाके भी हम जब अपनी वर्क प्लेस में होते हैं तो हमें ये कोलैबोरेशन करना, लोगों के साथ बातचीत करना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये सब हमें आने चाहिए। तो आइडियली जो ग्रेड 9 के बच्चे हैं उन्हें ग्रुप प्रोजेक्ट्स में एक दूसरे की म्यूचुअली रिस्पेक्ट करके कोलैबोरेट करना आना चाहिए, ये आइडियल सिचुएशन है। रियलिटी क्या है, अगर अब मैं अपनी क्लास में देखूं, तो मेरी क्लास में तो अगर मैं ग्रुप्स में बच्चों को बांट देती हूँ या बांट देता हूँ, तो देखता हूँ कि बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, परसिस्टेंट उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कि मैं बोलूंगा या मैं बोलूंगी या मेरी बात मानी जाए, ऐसे डोमिनेंस के बैटल्स होते हैं। और सारे बच्चे जो ग्रुप में, अगर 5-6 बच्चों का ग्रुप है, तो सारे बच्चे इक्वली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये रियलिटी है, जबकि उन्हें करना चाहिए। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस इसका ये होगा कि पुअर टीम वर्क, टीम वर्क यानी इफेक्टिव नहीं है, उससे उनकी जो कोऑपरेशन की स्किल्स हैं, जो अगर हम फ्यूचर में एज टीचर्स भी उन्हें टास्क दें और ये लाइफ स्किल के तौर पे भी देखें, तो वो उनकी वो डेवलप नहीं हो पाएगी, उन्हें ग्रुप में काम करना नहीं आएगा, ग्रुप डायनेमिक्स की समझ नहीं हो पाएगी। तो इन तीन चीजों को रियलाइज करते हुए हमने एक ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने की कोशिश की है कि although students should collaborate effectively during grade 9 group projects, persistent conflicts and dominance battles disrupt teamwork, undermining preparation for future collaborative work. अब इसमें क्या मिसिंग है, अगेन गो बैक टू दोज डायमेंशंस। इसमें क्या मिसिंग है, हमने प्रॉब्लम तो चलो आइडेंटिफाई कर ली कि बच्चे ग्रुप में काम नहीं कर पा रहे हैं। एक्सीलेंट राजलक्ष्मी जी, आपने बिल्कुल सही कहा।
इसमें कहीं ना कहीं वेयर भी मिसिंग है, इसमें रूट कॉज भी मिसिंग है, और सॉल्यूशन भी मिसिंग है। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही सूर्या जी, आपने भी सही कहा कि इसमें हाउ मिसिंग है। दलजीत जी, आपने भी बिल्कुल सही कहा, इसमें हाउ भी मिसिंग है कि ये कैसे हम एड्रेस करेंगे। ये चीज का कहीं मेंशन ही नहीं है कि हम इवेंचुअली करने क्या जा रहे हैं। और आपने ये भी नोट किया कि इसमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी नहीं मेंशन कि किस टीचर ने ऐसा देखा, कौन से सब्जेक्ट में, वॉज इट अ साइंस प्रोजेक्ट, वॉज इट अ सोशल स्टडीज का प्रोजेक्ट, वॉज इट एन इंग्लिश प्रोजेक्ट, ड्राइंग का प्रोजेक्ट था, मैथ का प्रोजेक्ट था। ये कुछ इसमें मेंशन नहीं है कहीं भी, थोड़ा इसलिए एब्स्ट्रैक्ट और ये एब्रप्ट लग रहा है कि ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स के ऊपर हम एक जनरल कमेंट कर रहे हैं कि उन्हें ग्रुप में काम करना नहीं आता। तो ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब मैं चाहूंगी कि आप इसको अपनी भाषा में, आप लीजिए 1 या 2 मिनट का समय और इसको अपनी भाषा में इसको लिख के देखिए। चाहे तो आप चैट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं, इसको कंप्लीट करिए। सोमनाथ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें हाउ इज मिसिंग है, तो आप ऐड करके देखिए। जो भी कंपोनेंट्स आपको मिसिंग लग रहे हैं, आप इसको अपने तरीके से मोल्ड कीजिए। आप सोचिए कि आपकी क्लास में ऐसी दिक्कत आ रही है कि बच्चे ग्रुप में पार्ट नहीं ले रहे, आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, तो आप क्या करेंगे इवेंचुअली उनको टीम में, टीम वर्क में काम करने के लिए, ग्रुप में कोलैबोरेट करके काम करने के लिए इनकरेज करने के लिए। और बहुत बारी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स के पास टाइम नहीं रहता, काफी काम हमें ग्रुप एक्टिविटीज में अगर बच्चों को दे दिए जाएं तो सिंप्लीफाई हो सकते हैं। बहुत सारे कोर्स के कंटेंट्स भी ऐसे करिकुलम में होते हैं जो विच आर इन फॉर ग्रुप वर्क, जो ग्रुप वर्क में इजीली, आसानी से हम उन्हें एलोकेट कर सकते हैं, कराए जा सकते हैं बच्चों को। तो आप अपने अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से सोचिए और इसको, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीफ्रेम करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आपके पास है, 1 मिनट है, आप जितना इसमें ऐड कर सकते हैं प्लीज करिए और अपने चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। पूरा अगर टाइप नहीं भी करना तो आप एटलीस्ट वो पार्ट लिख दीजिए कि आप इसमें जो ऐड कर रहे हैं। सोमनाथ जी, आपने अटेम्प्ट तो किया, उसको कंप्लीट किया है आपने, लेकिन इसमें अभी भी सोल्यूशन क्या निकाला आपने, क्या एक्शन लेंगे, वो शायद इसमें अभी भी मिसिंग है। हाँ जी, प्लीज टेक योर टाइम, आप ऐड करिए। ये वाली एक्सरसाइज बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें क्लियर होगा हमारे माइंड में भी कि क्या चीज हमें ऐड करनी है, क्या क्या हमें। और मैंने कहा ना, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे ही आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को रिफाइन कर पाएंगे। एक्सीलेंट दलजीत जी, आपने इसमें एरिया ऐड किया कि हाँ, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कूल कहाँ लोकेटेड है, वो वहां पे ग्रेड 9 के बच्चों को ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक किया आपने। कोमलप्रीत जी, आपने लिखा है कि अप्रिशिएट स्टूडेंट्स वर्क एंड गिव देम मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रेजेंटेशन। पर इससे ये ग्रुप कल्चर या ग्रुप वर्क कैसे एनहांस होगा?
एक्सीलेंट राजलक्ष्मी जी, आपने बहुत अच्छा लिखा है। In class 9 मैं सभी के लिए पढ़ दूं। In class 9 students of XYZ school, while group projects were assigned for English subject, it was noted that there was persistent conflict, dominant battles, etc., which could be caused due to the reasons of lack of discipline. Okay, तो आपने root cause identify किया कि बच्चे group में नहीं काम कर रहे थे, maybe because of lack of discipline. It is very much important to address this problem for their future career and personal relationships, which can be resolved through accepting other students' points and opinions, etc. ओके, देखिए अभी भी हम लोग ना, ये होता है कि हमारे माइंड में ना जनरल वाले सॉल्यूशंस आ जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए ना। अगेन वी गो बैक टू आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, आवर गट इंस्टिंक्ट्स। लेकिन हमें करना क्या है, हमें रिसर्च करनी है और बहुत ही स्पेसिफिक आपको कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी सोचनी है जो मैं करूं और बच्चों को ग्रुप में काम करना आ जाए। ओके, मीर जी आपने कहा कि टीचर शुड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू वर्क कोऑपरेटिवली, हो सकता है। सौमिल जी ने कहा वी कैन ऐड ड्यूरिंग ग्रुप बेस्ड असाइनमेंट्स कंडक्टेड इन दी क्लासरूम। ओके, ये भी गुड, एक ये भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, मेकिंग इंटरेस्ट एंड एबिलिटी बेस्ड ग्रुप। लेकिन कई बार टीचर के पास, रूपम जी, ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि हम बच्चों की एबिलिटीज, या कई बार 60-70 बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो उसमें उनके एक एक को उनके इंटरेस्ट या एबिलिटीज के हिसाब से बांटना कई बार टीचर के लिए मुश्किल हो जाता है। कोमल प्रीत जी, एक्सीलेंट, मेक अ ग्रुप हेड। ओके, दैट इज वेरी गुड कि एक बच्चे को हम जिम्मेदारी दें कि तुम ग्रुप हेड हो, तुम्हें प्रेजेंट करना है। एंड हर बच्चे को हम एक अगर रोल असाइन कर दें कि ग्रुप में ये बच्चा लिखेगा, ये बच्चा इंफॉर्मेशन लाएगा, ये बच्चा प्रेजेंट करेगा, अगर उनके रोल्स आपस में बटे हुए हो तो लड़ाइयों के चांसेस कम है। तो वो एक, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं ना, कि कई बच्चे होते हैं वो कुछ भी नहीं करेंगे और कुछ बच्चे होते हैं सारा काम ही वही करेंगे, उन्हीं के सर पे आ जाता है कि ये ही कर रहे हैं, मतलब ग्रुप टीचर ने 6 का बनाया, असली में सिर्फ 2 लोग ही सीरियसली काम कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो, उसके लिए टीचर को रोल्स असाइन करने बहुत जरूरी है। तो अगर आपने ये पहले ही, कोमलप्रीत जी आपने जैसे कहा कि पहले ही हम अगर ये असाइन कर दें ग्रुप रोल्स, और दलजीत जी आपने भी बिल्कुल सही कहा कि असाइनिंग डिफरेंट ड्यूटीज टू दी मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, एक्सीलेंट। तो इस तरह से हम उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन हमारे दिमाग में इमीडिएटली आ ही जाए। उसी के लिए हमें लिटरेचर रिव्यू करना होता है, उसी के लिए हमें अपना और पढ़ना होता है, अपना होराइजन इंक्रीज करना होता है, और अच्छे अच्छे लोगों के लेख पढ़ने होते हैं, आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं। एनसीईआरटी की देखिए अपनी जर्नल्स हैं, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व किए होते हैं। या आप अपनी सीनियर टीचर्स जो हैं उनसे भी बात कर सकते हैं कि देखिए, या आप कॉलीग्स, जैसे साइंस की कॉलीग्स हैं, वो आपस में बात कर सकते हैं कि मेरी क्लास में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कैसे रिजॉल्व करूं। तो एक्शन रिसर्च जो पूरा ये प्रोसेस है, एक बहुत ही कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, एक बहुत ही रिफ्लेक्टिव प्रोसेस है। हम सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजीज टू आवर बेस्ट कैपेबिलिटीज, टू आवर बेस्ट कैपेसिटीज ट्राई कर सकते हैं कि बच्चे बेहतर सीखें और बच्चे बेहतर करें। तो उसके लिए एक दूसरे से सलाह लेना, लेख पढ़ना, जर्नल्स में देखना, आजकल तो इंटरनेट भी है, इनफैक्ट चैट जीपीटी और एआई प्लेटफॉर्म्स भी हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि हमें ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कोई प्रॉपर सॉल्यूशन सजेस्ट करो। तो अगर वो 10 सॉल्यूशन सजेस्ट कर रहा है तो उसमें से जो एक आपको सबसे बेहतर लग रहा है, सबसे फीजिबल लग रहा है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। विंध्या मैम, जस्ट टू इंटरप्ट यू, वी हैव टू मूव लिटिल फास्टर, हमारे या पास 15 मिनट ही है या बस। श्योर, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। ये वाली एक्सरसाइज मैं लास्ट की एक एक्सरसाइज के साथ क्लब कर दूंगी, ताकि मैं थियोरेटिकल पार्ट जो है अगर थोड़ा सा वो पहले कवर कर लूंगी, उसके बाद हम इस पे और नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपने अपने एक्शन रिसर्च पेपर के लिए अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी सोची है तो आप सोच लीजिए, टाइम है अभी। और अगर सोच ली है तो pertaining to your class, to your individual children, to pertaining to teaching method or your school, you have to write a problem statement। और उसमें आपको ये 3 स्टेप्स, देवश्री नेक्स्ट प्रेस कर दीजिए प्लीज। तो उसमें आपको ये 3 सीक्वेंस का ध्यान रखना है कि एक तो आपको सर्कल ऑफ कंट्रोल में या सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर अपनी वो प्रॉब्लम चुननी है जिसको आप एक्चुअली ऑन ग्राउंड सॉल्व कर पाए। और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते टाइम ये जो 2 क्राइटेरिया हमने
अभी डिस्कस किए थे पिछली स्लाइड्स में, उन 2 क्राइटेरियाज का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमने बात की, एंड आई एम सो ग्लैड कि ये वर्चुअल सेशन होते हुए भी आप लोग ने इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और इसमें अपनी अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को इतने अच्छे से एनालाइज किया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये एक सैम्पल आपके लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको भी अगेन इट्स ओनली फॉर योर रेफरेंस, इसको आप बाद में पढ़ सकते हैं। तो अब हम आते, नेक्स्ट प्लीज। अब हम सीधा आते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने बना ली, हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली थी, उसकी स्टेटमेंट भी बना ली, लेकिन रिसर्च जो होती है ना उसमें हमें ऑब्जेक्टिव स्टेट करना जरूरी होता है। आप लोग देखते होंगे साइंस में भी हम ये ऐसा रिकॉग्नाइज करते हैं, जब साइंस की प्रैक्टिकल्स आप बच्चों के साथ कंडक्ट करते हैं, प्रैक्टिकल नोटबुक्स में उनसे भरवाते हैं, तो ये एम लिखिए, फिर मटेरियल रिक्वायर्ड लिखिए, फिर प्रोसीजरल स्टेप्स लिखिए, एक तरीका रहता है। उसी तरह से रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो लिखने क्यों जरूरी है, क्योंकि वो स्पेल आउट कर देते हैं एग्जैक्टली कि हमारी रिसर्च के गोल्स क्या हैं, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, उसको बहुत ही क्लियर टर्म्स में वो हमारे लिए स्पेल आउट कर देते हैं। तो एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लिखने का फायदा क्या है रिसर्च पेपर में, क्योंकि वो हमें एक फाउंडेशन देते हैं, हमारे रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में तो हम इधर उधर की और बहुत ही वेग चीजें भी कई बार ही डाल देते हैं, बहुत डिस्क्राइब कर देते हैं, पर ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, हमें एग्जैक्टली क्या क्या करना है वो हमें डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा एक ब्रॉड गोल है कि आज मैं कोई अच्छी सी चाइनीज नूडल्स बनाऊंगी, मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। मेरा एम है टू मेक सम डिलिशियस चाइनीज नूडल्स, है ना, इन माय किचन। लेकिन मेरे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, मेरे को नूडल्स बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। एक तो सपोज मेरे पास स्किल्स है, मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि मेरे पास नूडल्स बनाने की स्किल्स हैं, लेकिन मेरे को और क्या इंश्योर करना पड़ेगा, टू इंश्योर दैट आई हैव राइट यूटेंसिल्स इन माय किचन। मेरे पास वो नॉन स्टिक बड़ा वाला वॉक या पैन होना चाहिए जिसके अंदर मैं नूडल्स को अच्छे से स्टर फ्राई कर सकूं। मेरे पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, और अगर नहीं है तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव होगा टू गो टू द मार्केट एंड फेच दोज इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द मार्केट सो दैट आई एम एबल टू मेक द नूडल्स इन टाइम, राइट। तो मेरे को अपना जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो पता होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे मैं उसको बॉईल करूंगी, क्या करूंगी, और वो मैं अपने पूरे चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रही हूँ, छोटे छोटे उसको सबसेट्स में बांट रही हूँ, ताकि मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी क्लैरिटी बढ़े और मैं उनको धीरे धीरे अचीव कर पाऊँ। तो इसी तरह प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर जो भी चीजें हमने लिखी हैं उन्हीं में से ही हम अपने ऑब्जेक्टिव्स डिराइव करेंगे, और ये ऑब्जेक्टिव्स हमें मदद करते हैं, हमारा टाइम सेव करते हैं, क्योंकि हमें पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को गो थ्रू नहीं करना, हमें पता है क्लियरली कि हमें क्या क्या अचीव करना है, कब कब अचीव करना है और कैसे कैसे अचीव करना है। नेक्स्ट प्लीज। तो अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होने कैसे चाहिए, हाउ शुड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स भी, कैसे उनको लिखा जाना चाहिए, वो किस प्रकार से होने चाहिए। नेक्स्ट। तो एक जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिखने के मैंने आपको 2 क्राइटेरिया बताए कि वो W's और H तरीके से, या वो प्रॉब्लम का कॉन्टेक्स्ट और वो डिटेल डिस्क्रिप्शन से वैसे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को भी एक क्राइटेरिया है, जब हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं तो दे हैव टू बी स्मार्ट। हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो स्मार्ट, ये एक्रोनिम है स्मार्ट। एक्रोनिम इसलिए है क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है, एक फुल फॉर्म क्या है, S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, M is for measurable, achievable, relevant and time bound। तो ये ऑब्जेक्टिव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हमारे वो किस तरह के हों, कैसे होने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक मतलब वो वेग उसमें नहीं होना चाहिए, एक चीज के ऊपर ही एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे मेरा ब्रॉड एम तो था कि मैं नूडल्स बनाऊंगी, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव एक बहुत स्पेसिफिक है कि हाउ विल आई कुक द नूडल्स, सो दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ माई ऑब्जेक्टिव्स टू ensure that I have right utensils to cook my noodles। तो ये मेरा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गया, राइट। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है वो, ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव्स भी आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से निकल के आएंगे, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिकली टुकड़ों में उन चीजों को देन देखना, उसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। देन मेजरेबल होना चाहिए, मेरे पास कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे हम बच्चों के उसमें बोल रहे हैं कि हम 30% इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं, है ना। सो एक टाइमलाइन,
टाइम बाउंड का मतलब है एक टाइमलाइन फिक्स करें कि मे बी हम एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो साल भर नहीं कर सकते, इतना तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता, साल में बच्चे मूव ऑन करके दूसरी क्लास में चले जाते हैं। तो हमारे पास जितना समय है, मे बी अगर आपने एक पर्टिकुलर इंग्लिश के टॉपिक को, ग्रामर के टॉपिक को आपने अगर 1 हफ्ता दिया या 2 हफ्ते दिए, तो आप लिखिए कि इंग्लिश ग्रामर की जैसे नाउन्स एंड प्रोनाउंस में बच्चों को आई विल डू दिस सो दैट 2 हफ्ते में वो अचीवेबल हो जाए। तो वो हमारे पास एक टाइम लाइन आनी चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए कि अगर ग्रामर में बच्चों के पहले मार्क्स 30% चिल्ड्रन वर एबल टू स्कोर 70 एंड अबव, नाउ माई एम इज की 50% ऑफ माई चिल्ड्रन शुड बी एबल टू स्कोर 50% मार्क्स एंड अबव। तो इस तरह से आपको एक गोल सेट करने हैं और जो ऑब्जेक्टिव आप बना रहे हैं उसमें कहीं ना कोई मीट्रिक्स हो, मीट्रिक्स यानी आप मेजर कर पाए वो चेंज। तो ऑब्जेक्टिव में मेजरमेंट थोड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। जो हमने हो सकता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जरूरी नहीं है लिखनी, वो एक डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है, लेकिन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में आइडियली एक टारगेट, एक मेजरमेंट, एक मैट्रिक्स होना जरूरी है। देन आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीवेबल होने चाहिए, वो आप अचीव कर पाए। ठीक है, ऐसा कुछ ना लिख दें कि हम अचीव ही नहीं कर पा रहे। अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं बच्चों का बिल्कुल ही उनको टीम वर्क में या उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल एक्सीडिंगली हाई कर दूंगी, तो वो अचीवेबल ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, अचीवेबल तब होगा कि मैं उनके कॉन्फिडेंस लेवल को पहले से कितना परसेंटेज इंप्रूव कर रही हूँ, वो अचीवेबल है। देन जो आपकी प्रॉब्लम है उसी से ही नेचुरली स्टेम कर रहे हैं, उसी से एमिनेट करके आ रहे हैं, तो आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं इट शुड बी रेलिवेंट टू दी प्रॉब्लम। कि अब मुझे बनानी नूडल्स है लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव में लिख रही हूँ कि मेरे पास कोई अलग तरह की इंडियन रेसिपीज या इंडियन वेजिटेबल्स या इंडियन मसालास होने चाहिए, सो दैट इज नॉट रेलिवेंट। रेलिवेंट होगा अगर मैं ये लिखूं कि आई हैव टू प्रोक्योर सम चाइनीज स्पाइसेस फ्रॉम द मार्केट टू मेक माई नूडल्स, वो रेलिवेंट होगा। तो मेरे प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में ही मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तभी उसकी रेलिवेंस आएगी। नेक्स्ट, मैं इसको भी एग्जांपल्स देके अभी आपको थोड़ा और क्लैरिटी देती हूँ। नेक्स्ट प्लीज। तो बेसिकली जब आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को लिखने बैठे, तो सबसे पहले जो आपका ब्रॉड एम है, आप रिसर्च में क्या करना चाहते हैं, वो एक लाइन के अंदर आप अपना ब्रॉड एम लिख दीजिए अपने उसमें, कि आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई। या प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो एक पैराग्राफ की फॉर्म में होगी, लेकिन फिर भी कुछ एक एम होगा ना आपका, वो एक लाइन में लिख दीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैं लिख रही हूँ कि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव द नॉलेज ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन ग्रेड 5 स्टूडेंट्स। तो इस तरह से कोई एक जनरल ब्रॉड का एक ब्रॉड एम लिख लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उस एम से फिर इजीली फ्लो करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि मेरा ब्रॉड ऑब्जेक्टिव था कि मैं आज डिनर में नूडल्स बनाऊंगी, राइट, ये मेरा एक जनरल एम था, मेन गोल है मेरा आज का कि नूडल प्रिपरेशन इन डिनर। तो इसके बाद मैंने अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इसी में से निकाले। तो इसी तरह से एक जनरल एम क्या है, एक मेन गोल क्या है आपका, और अगेन उसके अंदर से ही आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स निकल के आएंगे। मैं आपको अभी अगले स्लाइड में उसका एग्जाम्पल भी दिखाती हूँ। और एक बार ही आपने वो ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, अगेन जैसे मैंने कहा आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, वैसे ही रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को भी आपको रिवाइज करना पड़ता है। अगर आप 3 से 4 अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहली बारी में बिल्कुल सही ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे। आपको ऑब्जेक्टिव्स बना के उन्हें स्मार्ट क्राइटेरिया पे अगेन एंड अगेन रन थ्रू करना है कि वो सही से निकल के आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और जब भी हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, सो वी हैव टू यूज क्लियर स्टेटमेंट्स विद अप्रोप्रिएट वर्ब्स। ऑब्जेक्टिव्स में वर्ब्स यानी कि डूइंग एक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। एक्शन वर्ड्स यानी टू इंश्योर, टू अंडरस्टैंड, टू इवेल्युएट, टू असेस, यानी हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हमेशा अचीवेबल बोला ना तो डुएबल होते हैं, यानी उनमें एक्शन रहता है कहीं ना कहीं। इसी तरह से उन्हें स्टेट किया जाता है कि उनमें कोई ना कोई एक्शन नजर आए, राइट। एक्शन इज इम्प्लिसिट इन ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, वही वाला अगेन मैंने पुराना एग्जाम्पल ही लिया है ताकि हम चीजों को आपस में रिलेट कर पाए। तो अगर ग्रेड 6 स्टूडेंट्स, ये हमारी प्रॉब्लम थी कि ग्रेड 6 स्टूडेंट्स दे आर स्ट्रगलिंग टू इंटरप्रेट दी मैप्स एंड ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स व्हेन टॉट यूजिंग ओनली टेक्स्ट बुक्स। तो अब
ये मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी कि बच्चे जो हैं वो मैप्स को और ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनका मीनिंग उनको नहीं समझ में आ रहा अगर हम सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब हमारा गोल क्या रहेगा या हमारा एम क्या रहेगा कि बच्चों की ग्रेड 6 स्टूडेंट्स की स्पेशल रीजनिंग एंड मैप इंटरप्रिटेशन स्किल्स को हम इंटरएक्टिव एक्टिविटीज के थ्रू कैसे एनहांस करें, ये मेरा मेन गोल है। ओके, टू एनहांस, अगेन इसमें भी अगर आप नोट करें तो एक एक्शन वर्ड है एनहांस। मैं एनहांस करना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, तो वो करना, डूइंग, एक्शन या वर्ब, वो हमें इस्तेमाल करना होता है अपने एम और ऑब्जेक्टिव्स लिखते हुए। अब अगर आप इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स देखें तो इसके अंदर लिखा है टू असेस स्टूडेंट्स मैप रीडिंग एक्यूरेसी इन ग्रेड 6 यूजिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड स्पेशल रीजनिंग टेस्ट। अब मैं इनके डिटेल में नहीं घुसूंगी क्योंकि ये तो इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के लिए इन्होंने किए हैं, बट आपको जो नोट करने वाली चीज है वो ये देखिए कि ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से फ्रेम किया गया है। पहली चीज हमने करी है टू असेस। असेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों की करंट नॉलेज क्या है, उनकी अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है, वो हमें असेसमेंट के थ्रू ही पता चलेगी। तो किसी भी एक्शन रिसर्च का पहला स्टेप यही होता है कि हम करंट सिचुएशन, रियलिटी को असेस करें। तो हमने बच्चों को पहले उनकी स्किल्स हैं कितनी वो असेस किया। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव आया कि हम उनके जो एक्यूरेसी स्कोर्स हैं, बच्चों के मार्क्स जैसे मैंने बोला, या उनकी परफॉर्मेंस है, उनको कितना हम इंक्रीज करना चाहते हैं। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेकंड वाले में इसलिए स्पेसिफिकली लिखा गया है टू इंक्रीज द एवरेज एक्यूरेसी स्कोर्स बाय एटलीस्ट 30% ओवर बेसलाइन। अब बेसलाइन क्या चीज है? बेसलाइन है जो हमने पहले असेसमेंट लिया है, जिससे हमें उनकी परफॉर्मेंस पता चली है। मे बी अगर मान लीजिए ये इसमें अटेंडेंस वाला, मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था एब्सेंटीज्म के केस में, तो अगर बच्चों की अटेंडेंस पहले 30% थी, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों की अटेंडेंस 30% से इंप्रूव होके 50% हो जाए। तो यानी आई एम लुकिंग एट एन इंक्रीज ऑफ 20% इन दी अटेंडेंस, राइट। तो इस तरह से हम क्या इंक्रीज करना चाह रहे हैं या क्या डिक्रीज करना चाह रहे हैं, तो ये भी एक तरह का स्पेसिफिसिटी इसको दे रहा है और मेजरेबल बना रहा है। देन थर्ड है हमारा टू डिलीवर दीज स्पेशल टास्क, कि हमने क्या इंटरवेंशन प्लान की है जो इसको अचीवेबल बना रही है इन ऑब्जेक्टिव्स को। तो हमने ये 3 एक्टिविटीज डिलीवर की जिससे कि बच्चों की मैप इंटरप्रिटेशन स्किल्स जो हैं इंप्रूव हो जाए। और हमने फाइनली हम अपनी रिसर्च में क्या करेंगे, हम बच्चों के रिफ्लेक्शंस और अपनी एज टीचर ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करेंगे, जिससे कि बच्चों का एंगेजमेंट और उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता चल पाए। तो इसके अंदर अगर आप नोट करें तो असेस करना, इंक्रीज करना, डिलीवर करना, कलेक्ट करना, ये सारी चीजें स्पेसिफिक बना रही हैं। और ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में हमने वर्ब्स यूज किए हैं, यानी एक्शन वर्ड्स यूज किए हैं। तो जब भी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करें तो ये देखें कि हमारी रिसर्च का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हम बच्चों को किस चीज के लिए असेस कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, क्या हमारा एक्शन होने वाला है, हम वो कैसे कर रहे हैं, और इवेंचुअली हम अपने पोस्ट टेस्ट यानी उनके बाद में परफॉर्मेंस कैसे नापने वाले हैं। तो ये चीज हमारी पूरी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में कवर होती है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, ये एक और एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। जैसे एक जनरल रहता है कि मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में देखा कि 11th-12th में लड़कियां जो थी वो काफी कम साइंस सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर रही थी। तो क्या रीजन था कि वो बड़ी क्लासेस में नहीं कर रही थी, और क्या रीजन है कि वो छोटी भी क्लासेस में, जैसे अगर ये मिडिल स्कूल भी देखें, जैसे ये वाली पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो इन टीचर ने लिखी थी, उनका था कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं 6 to 8 की मिडिल स्कूल की, वो एक्स्ट्रा करिकुलर स्टेम एक्टिविटीज, स्टेम आपको सबको पता होगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, उसका अगर उनको स्टेम क्लब बना हुआ है स्कूल का, या स्टेम एक्टिविटीज होती हैं, रोबोटिक्स के सेशंस होते हैं, तो लड़कियां उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं शो करती और इतना पार्ट नहीं लेती। मे बी वो आर्ट में, ड्राइंग में, क्रिएटिव फील्ड्स में जा रही हूँ, लेकिन स्टेम एक्टिविटीज में उनका पार्टिसिपेशन कम है। सपोज ये एक इस तरह की ये हाइपोथेटिकल है सिचुएशन, इस तरह की प्रॉब्लम एक स्कूल ने आइडेंटिफाई की। तो इस पे उन्होंने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई उन टीचर ने कि मिडिल स्कूल में डिस्पैरिटी देखी गई पार्टिसिपेशन रेट्स ऑफ मेल स्टूडेंट्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन दी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। सो ऑल्दो स्कूल लेवल पे उन्होंने जेंडर इक्विटी को प्रमोट कर रहा, और उसमें उन्होंने देखना चाहा कि फीमेल स्टूडेंट्स क्यों अंडर रिप्रेजेंटेड हैं स्टेम क्लब्स में और कॉम्पिटिशन्स में, और उन्हें लगा कि
इस तरह का एक सपोर्टिव और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए जिससे कि फीमेल स्टूडेंट्स को स्टेम एक्टिविटीज में पार्ट लेने के लिए हम प्रोत्साहित कर सकें। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने कॉइन की। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो उन्होंने बनाए, तो अब वो देखेंगे कैसे। हमें ये प्रॉब्लम तो पता है कि हमारे स्कूल में लड़कियां पार्ट नहीं ले रही स्टेम एक्टिविटीज में, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे शोध के, हम क्या रिसर्च करना चाह रहे हैं। पहली चीज तो हम करंट सिचुएशन क्या है वो आकलन करना चाह रहे हैं, वो मापना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव उसी में से निकल रहा है कि टू असेस द करंट स्टेट ऑफ जेंडर डिस्पैरिटीज इन पार्टिसिपेशन रेट्स। ये असेस कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन में ही आंसर भी छुपा होता है ना। तो हमने अगर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिया है कि टू असेस द करंट स्टेट ऑफ जेंडर डिस्पैरिटीज, तो हम जब ये देख रहे हैं तो हमें ये आकलन करना पड़ेगा कितने मेल्स और कितने फीमेल्स। तो हमें इस तरह का डेटा चाहिए होगा ना कि कितने बॉयज ने पार्टिसिपेट किया, कितनी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया। तो इतने जैसे 100 बच्चों ने अगर स्टेम क्लब्स में पार्ट लिया था, तो हो सकता है 40% उसमें गर्ल्स हों या 30% गर्ल्स हैं और 70% बॉयज हैं। तो मैं किस तरह का डेटा ले रही हूँ ये भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में छुपा रहता है। तो तभी ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सभी हमारे गाइडिंग स्टार्स हैं। ये हमें आगे की दिशा निर्देशित करते हैं, पूरा दिशा का हमारे को निर्देश देते हैं कि आगे हमारी रिसर्च ऐसे फ्लो करेगी। तो एक बार मैंने करंट सिचुएशन क्या है उसका आकलन कर लिया, उसके बाद मैं सेकेंड ऑब्जेक्टिव है हमारा टू डिजाइन टेलर्ड इंटरवेंशंस, कि अब मैं क्या इंटरवेंशन, इसमें इन्होंने टेलर्ड इंटरवेंशन लिख के छोड़ दिया क्योंकि प्रॉब्ली उन्होंने उस टाइम तक इंटरवेंशन सोची नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कोई पर्टिकुलर इंटरवेंशन सोच ली है तो आप उसको लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी इंग्लिश टीचर ने सोच लिया है कि आई वांट टू यूज न्यूज़पेपर्स टू एनहांस चिल्ड्रंस वोकैबुलरी, तो आप इसमें लिखेंगे टू design this kind of an intervention where I'll be utilizing newspapers to increase children वोकैबुलरी। तो आप अपनी इंटरवेंशन का इसमें लिख सकते हैं। तो ये भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि आप इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक इंटरवेंशन डिजाइन कर रहे हैं। एंड थर्ड है उन्होंने जो लिखा है टू मॉनिटर एंड ट्रैक द पार्टिसिपेशन रेट्स इवेंचुअली इन। तो इंटरवेंशन करने के बाद अब फिर से एकदम से तो नहीं इंप्रूव होगा, तो उन्होंने इसीलिए मॉनिटर एंड ट्रैक लिखा है कि मैं देखूंगी कि धीरे धीरे वो कैसे इंप्रूव हो रहा है, यानी वो ट्रेंड देखना चाह रही हैं। स्टेम एक्टिविटीज तो रेगुलरली होती होंगी, तो उन्होंने वो देखा होगा कि हर मंथ में कितनी कितनी गर्ल्स बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, तो उन्होंने ट्रेंड मैपिंग किया होगा इसमें। तो इसीलिए इन्होंने अपना थर्ड ऑब्जेक्टिव बनाया है मॉनिटर एंड ट्रैक करना, कि इवेंचुअली क्या इंप्रूवमेंट आई, क्या अब गर्ल्स स्टेम एक्टिविटीज में पार्ट ले रही हैं या नहीं ले रही हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो अब ये एक एक्सरसाइज 5 जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि 4 और 5 हम कंबाइन करेंगे, तो आप इसको अपना एक होमवर्क की तरह भी ले सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस सेशन की तरह भी ले सकते हैं कि आप अपनी रिसर्च अपने स्कूल में एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए। अगेन वो प्रॉब्लम ऐसी हो जो आप इजीली सॉल्व कर पाए, उसके ऊपर पूरे कॉन्टेक्स्ट की समझ, क्योंकि आपसे बेहतर आपके क्लास, आपके स्कूल, आपके बच्चों की हमें नहीं है ना। आपको अच्छी समझ है क्योंकि आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, इतने सालों से देख रहे हैं। आप अपने माहौल से, क्लास के माहौल से, स्कूल की पॉलिसीज से, स्कूल के माहौल से, अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस से आप खुद वाकिफ हैं। तो आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको एक प्रॉपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट की फॉर्म में लेकर आइए, और देन उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से फिर आप 3 से 4 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करिए। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए इसके अंदर, या आप अपना काम दिखाना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट देबश्री एंड यू कैन इवन गेट बैक टू मी। वी कैन ऑल वर्क ऑन ऑल दीज विद यू टुगेदर। तो आप प्लीज अपने रिसर्च पेपर्स की शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं, एंड प्लीज इसको फिजल आउट मत होने दीजिए। अगेन एंड अगेन आई वुड से कि आपने ये सेशंस अटेंड किए हैं तो इनका कोई फायदा उठाइए। हो सकता है आपकी एक पब्लिकेशन निकल आए, आप अपना रिसर्च शोध आपका इतना स्ट्रांग हो, इतना अच्छा रिसर्च पेपर निकल के आए कि वो रेप्लीकेट हो और स्कूल वाले भी उसको फॉलो करें। या हो सकता है कोई आप इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यूज कर रहे हो कि वो बाकी स्कूल्स में भी टीचर्स को उससे फायदा मिल पाए और बच्चे भी उसका फायदा, उसका लाभ ले पाए। तो
प्लीज पीछे मत हटिए, इस चीज को, अपने जोश को, अपने उत्साह को फिजल मत होने दीजिए। ये सिर्फ एक ऐसे ही आपको नॉलेज बढ़ाने की वर्कशॉप नहीं थी आज की। हो सकता है थोड़ी बोरिंग भी लगी हो, क्योंकि सब कुछ करने का काम था, सब कुछ एनालाइज करने का काम था, सोच का काम था। बट वी ट्रूली होप कि आप अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स भी आप खुद से रच पाएंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल भी बोरिंग नहीं था मैम. इट वाज वेरी 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 इंफॉर्मेटिव एंड थैंक्स टू यू फॉर कीपिंग दैट एनर्जी ऑन फ्रॉम द बिगनिंग slide till the last slide, and to all the participants who are part of today's session and who were part of yesterday's session also. I'm sure there is so much that you can reflect back on the weekend. I'm sure थ्रू वेरियस एग्जाम्पल्स जो डॉक्टर बिंदिया ने आपको बताई है, आप अभी ऑलरेडी अपने क्लासरूम्स या अपने स्कूल्स के प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया होगा. एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्टिव. आई नो शायद एक सेशन काफ़ी नहीं होता है to come to what you want to deliver. So the recordings you can definitely refer back to the recordings जो अपलोड हो जाएंगी. कल की रिकॉर्डिंग अभी ऐप पे ऑलरेडी अवेलेबल है, और आज की रिकॉर्डिंग भी बाय मंडे अपलोड होंगी. इफ़ यू स्टिल थिंक दैट देर इज स्कोप कि हमें ये सेशंस रिपीट करने चाहिए, या आप वापस, तो डू राइट टू अस. डू राइट एट convoke@bharti-airtel-foundation.org or support@theteacherapp.org, and we can have more sessions. अगर आपको किसी भी पार्ट पे अभी तक के 2 सेशन पे ऐसा लगा कि नहीं मैम हमें थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वी कैन डेफिनेटली अरेंज मोर सेशंस फॉर इट. सो डॉक्टर बिंद्या, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम 2 क्वेश्चंस है, लेट मी जस्ट चेक. स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च, शायद ये बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट है, मैं अभी इसको नहीं लेना चाहूँगी. हाउएवर इसका जो हैंड आउट है, हम इसको अपलोड करेंगे बाय मंडे. एंड आप उस पे, बिंद्या मैम ने बहुत अच्छी तरीके से उसको समझाया है, आप उसको एक बार देख सकते हैं. हैंड आउट पीडीएफ में अवेलेबल है. यू कैन डेफिनेटली रेफर बैक टू ऑल द हैंड आउट्स जो बिंद्या मैम से ही आए हैं हमारे पास, सो दैट दोज विल बी अपलोडेड. शायद उसमें आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगे. Right? Like how teachers are asking, we will have more sessions on it. Convoke का लास्ट registration date है 15th of August, and last paper submission है 1st of October. In between this, whenever we feel and whenever we have sufficient requests from teachers, we will keep having these sessions. Yeah, and Bindya ma'am, thank you again for doing such a wonderful 2 day session with us. We will definitely see if there is need, we'll approach you again for more such sessions. थैंक यू सो मच। थैंक यू Yeah. प्रदर्शन। With this, we will conclude today's session. Thanks again, and we'll see you again next week. क्योंकि ये कॉन्वोक की सीरीज अभी कंटिन्यूड रहेगी, राइट? ओके, या, थैंक यू। थैंक यू.